हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज बीएससी सेकेंड ईयर में हम टॉपिक ले रहे हैं पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर एंड बायोटेक्नोलॉजी से। पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी। इसमें हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है डीएनए डैमेज एंड डीएनए रिपेयर सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा करंट टॉपिक है, तो इसके अंदर हमने अभी तक जस्ट पिछली जो क्लासेस थी उसमें क्या क्या ध्यान पढ़ लिया है। डीएनए डैमेज, तो डीएनए डैमेज से संबंधित स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस डीएनए डैमेज सिस्टम। इसी में फिर हमने कुछ इंड्यूस्ड, और इंड्यूस्ड की अगर हम बात करें तो इनमें हमने कहा म्यूटाजेंस जो कि फिजिकल, म्यूटाजेंस एंड केमिकल म्यूटाजेंस। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक चलेगा डीएनए रिपेयर सिस्टम पे। और रिपेयर मैकेनिज्म के लिए हमें पता होना चाहिए कि डीएनए में क्या डैमेज हुआ है और कैसे हुआ है, जिससे हम उसको उसी तरीके से क्या कर सके, रिपेयर कर सकते हैं। तो फिजिकल म्यूटाजेंस एंड केमिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस की अगर हम बात करें तो फिजिकल म्यूटाजेंस में हम यूज में ले सकते हैं रेडिएशन, और रेडिएशन में भी हमारे पास आ जाएगा आयनाइज और अनआयनाइज या नॉन आयनाइज्ड। तो नॉन आयनाइज्ड में तो आ गया यूवी रेज, और अगर आयनाइज्ड की बात करें तो इसमें है कॉस्मिक, एक्स रेज, डेल्टा या गामा रेज की अगर अपन बात करें तो ये सारे के सारी जो हैं ये इसके अंदर आ गई। वहीं अगर अपन एक और फिजिकल की बात करें तो इसके अंदर टेम्परेचर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन टेम्परेचर पे तो सीधी बात यह है कि ये कभी भी स्पॉट म्यूटेशन कॉज नहीं करेगा। टेम्परेचर पे पर्टिकुलर डीएनए से संबंध जितने भी कोशिका हैं वो भी नष्ट होंगी अगर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। तो वहाँ पर तो संपूर्ण एंजाइम्स और क्या बोलते हैं पूरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस पे ही प्रभाव पड़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो, जबकि ये स्पॉट म्यूटेशंस जो है वो कॉज करते हैं। केमिकल म्यूटेजेंस के अंदर अगर अपन बात करें तो केमिकल म्यूटेजेंस काफ़ी थे, जिसके अंदर अगर अपन बात करें तो लाइक बेस एनालॉग्स, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो नाइट्रस एसिड्स लाइक HNO2, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक्रेडिन, डाइज लाइक एक्रेडिन येलो, एक्रेडिन ऑरेंज, ठीक है। उसके अलावा ETBR है, इथिडियम ब्रोमाइड है, और नाइट्रोसो जो गैस है वो भी है। इसके अलावा हम और बात करें तो एल्किलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। तो एल्किलेटिंग एजेंट्स की हम बात करें तो जैसे कि इथाइल इथेन सल्फोनेट, एथिल मेथिन सल्फोनेट, डाई मेथिल सल्फोनेट, मस्टर्ड गैस, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि स्पॉट म्यूटेशंस कॉज करते हैं। तो ये तो सारे हो गए म्यूटेशंस। अब इसके बाद में हमने पढ़ा डीएनए डैमेज कैसे कैसे हुआ। तो डीएनए डैमेज के लिए हम बात करें तो हमारे पास था डिलीशन, एक या एक से ज़्यादा बेस पेयर्स का टूट जाना बाय एंजाइमेटिक, बाय फिजिकल और बाय केमिकल म्यूटेजेंस। इसके अलावा हम बात करें तो इंसर्शन, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो इन्वर्जन कर सकते हैं या फिर सीधे कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया रिप्लेसमेंट, और रिप्लेसमेंट भी हम यहाँ पे दो तरीके से देख सके थे। वो फर्स्ट इज ट्रांसजीशन,
और ट्रांजिशन के अलावा हमने पढ़ लिया ट्रांसवर्जन। ठीक है, ट्रांजिशन को हल्का सा समझा देता हूं। इसमें एक वर्ड आ रहा था टोटोमराइजेशन, टोटोमर्स। और टोटोमर्स कैसे, टोटोमर्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो टोटोमर्स मतलब प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन से, या प्रिमिडिन का रिप्लेसमेंट किससे, प्रिमिडिन से। प्यूरिन का प्यूरिन से, प्रिमिडिन का प्रिमिडिन से, क्रॉस नहीं हो रहा है, सेम। ठीक है, वहीं अगर अपन ट्रांसवर्जन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसवर्जन में प्यूरिन रिप्लेस बाय प्रिमिडिन, और वहीं प्रिमिडिन रिप्लेस बाय प्यूरिन। ठीक है, तो यहां पे ये कंडीशन आ रही है, काफ़ी कुछ चेंजेज हो रहा है जिसकी वजह से कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं 8, मतलब एडेनिन थाइमिन के अलावा और किसी से भी जुड़ सकता है, ग्वानिन सिस्टोसिन के अलावा और किसी से भी जुड़ सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पे ये आ रहा था पूरा। इसके बाद अगर अपन बात करें और डीएनए डैमेज की, तो सब्स्टिट्यूशन के बाद में हमने वहाँ पे पढ़ा डीएमिनिएशन, ठीक है, और ये डीएमिनेशन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो कुछ इन्वॉल्व हैं, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड्स की बात करें या एक्रेडिन डाइज की बात करें, तो ये क्या करते हैं, ये एमिनो ग्रुप कन्वर्ट इनटू कीटो ग्रुप, और कीटो ग्रुप में बदलने की वजह से क्या हो जाएगा, जो एडिनिन है वो व्यवहार करने लगेगा ग्वानिन की तरह, और जो सिस्टोसिन है वो व्यवहार करने लगेगा थाइमिन की तरह। इसके कारण जीसी बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट इनटू एटी बॉन्ड, या एटी बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट इनटू जीसी बॉन्ड। तो ये डीएमिनेशन हो गया। इसके अलावा अगर अपन और बात करें तो यहाँ पे हमको मिला था एक तरीके से फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट, इसके अंदर डिलीशन हो जाने की वजह से, एमिनिएशन हो जाने की वजह से पर्टिकुलर जो सेंस है, ट्रिपल कोडिन का जो सेंस है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, बदल जाता है, और उस सेंस के कारण जो बनने वाला पॉलीपेप्टाइड चेन है, जैसे प्रोटीन है, वो ओरिजिनल नहीं बनता और वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट करता है। तो दीज आर ऑल्सो कॉजेज डीएनए डैमेज कंप्लीटली। तो ऐसे में एक और डैमेज की अगर अपन यहाँ पे बात करें फिजिकली, तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे थाइमिन डाइमर्स, जो किसकी वजह से होता है, फिजिकल डैमेज, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। थाइमिन डाइमर्स, थाइमिन सिस्टोसिन डाइमर्स और सिस्टोसिन सिस्टोसिन डाइमर, ये एक तरीके से प्रिमिडिन्स के अंदर क्या करते हैं, डाइमर्स जो हैं वो कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीटली म्यूटेजेंस एंड डीएनए डैमेज कैलकुलेशन। अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं डीएनए डैमेज का रिपेयरिंग। तो डैमेज को तो हमने कंसल्ट कर लिया, व्हाट इज डैमेज। तो डैमेज में हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि डीएनए की एक वाइल्ड या जो प्रारूपिक संरचना है जो उसके पैतृक से मिली है, उसके न्यूक्लियोटाइड्स में अगर कोई फेरबदल होता है तो उसको हम डीएनए डैमेज की श्रेणी में रखते हैं। एक चीज। दूसरी बात, इस डैमेज की वजह से, क्योंकि हम अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो बहुत छोटा सा जीनोम है और उसके अंदर जीन्स की संख्या जो है ज़्यादा नहीं होती, एक जीन की एक ही कॉपी के करीब होती है और उसके जीनोम की साइज भी क्या होती है, छोटी होती है। पर हमारी बात करें तो हमारे अंदर मल्टीपल कॉपीज़ है।
ठीक है। तो ऐसे में अगर हेटेरोक्रोमेटिन में कोई डैमेज होता है तो उसका पता भी नहीं लगेगा और उससे कोई इफेक्ट भी नहीं रहा, क्योंकि वो जेनेटिक अप्रोच को कंट्रोल नहीं कर रहा। वहीं अगर अपन यूक्रोमेटिन की बात करते हैं तो यूक्रोमेटिन जो है वो जेनेटिक अप्रोच को कंट्रोल करता है, या यूक्रोमेटिन ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को धारण करता है। तो ऐसे में अगर एक न्यूक्लियोटाइड का भी चेंज आता है तो समस्त जीन या उसके आगे की जो जीन की अनुक्रम है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और उसी कारण जो है वहाँ पे आनुवांशिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है या तो बदल जाएगी या नष्ट हो जाएगी, ठीक है। और जीव की समस्त उपापचय क्रियाएं जो है वो इससे क्या हो जाती हैं, बाधित हो जाती हैं। इसलिए यूनिवर्स में डीएनए रेप्लिकेशन से पोस्ट रेप्लिकेशन तक और डीएनए की सेल साइकिल में डीएनए के जाने तक, संतति में ट्रांसफर होने तक डीएनए की इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशंस का रखरखाव किया जाता है, उनकी प्रूफ रीडिंग की जाती है। और जहाँ पे भी कोई डैमेज डीएनए आइडेंटिफाई होता है तुरंत सेल साइकिल को स्टैल करके या रोक कर उस डीएनए को पहले क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। और किसी कारण से अगर ये डैमेज बहुत ज़्यादा घातक है और रिपेयरेबल नहीं है तब जाके फाइनली सेल जो है वो किस में, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, सेल अपोप्टोसिस को ऑन करती है। वो एक पूरा का पूरा डोमेन कैस्केड है जो कि एक श्रृंखला के साथ होता है और उसके अंदर सेल्स को क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। क्योंकि रिपेयर किए बिना या डैमेज डीएनए को अगर कोशिका से बाहर संतति में भेजा जाएगा तो संतति में भी आनुवांशिकता का क्या होगा, ह्रास। और इस प्रकार की एक तरीके से आनुवांशिक त्रुटि युक्त संतति जो है वो बहुत बड़ा इवोल्यूशनरी क्या करेगी, चेंज लाएगी, या हो सकता है सर्वाइव कर पाए या सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ऐसे में डीएनए रिपेयर सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और डीएनए रिपेयर को समझने के लिए हम कुछ मैकेनिज्म्स को यहाँ पे डिसाइड करेंगे, क्योंकि डीएनए रिपेयर क्यों ज़रूरी है ये हमने समझ लिया, डीएनए डैमेज कैसे होता है ये हमने समझ लिया, तो रिपेयर होता कैसे है उसको हम कुछ मैकेनिज्म्स में समझे। तो सबसे पहला तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग बाय डीएनए पॉलीमरेज। थोड़ा सा अगर अपन रेप्लिकेशन की ओर चलें तो वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे कुछ विशिष्ट प्रोटीन्स ने रेप्लिकेशन फॉग बना दिया, ठीक है। और वो रेप्लिकेशन फॉग जो है वो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। और उस बाई डायरेक्शनल के अंदर ये अगर हिस्सा अपना जा रहा है किधर की तरफ, दैट इज 3 पॉइंट, ये हो गया 5, 3 पॉइंट, ये हो गया 5 डैश, ये हो गया 3 डैश और ये वाला हो गया 5 डैश। तो कुछ एसएसबी प्रोटीन्स, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इसको टोपोलॉजी एसएसबी प्रोटीन्स, ठीक है, ये सब क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉग बनाने में मदद करते हैं। लेकिन इनिशिएशन के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, आरएनए प्राइमर सीक्वेंस जुड़ती है, दैट इज आरएनए प्राइमर। यहाँ पे भी क्या जुड़ रही है, आरएनए प्राइमर, जो कि लगभग 30 से 60 न्यूक्लियोटाइड लंबी हो सकती है। अलग अलग प्रोटीन सिंथेसिस में या अलग अलग जीवों की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर ये श्रृंखला जो है वो पृथक पृथक हो सकती है, ठीक है, दैट इज रेप्लिकेशन फॉग। तो ऐसे में यहाँ पे फर्स्ट जो आरएनए प्राइमेज एंजाइम, जो कि यहाँ पे किसके द्वारा कोड किया जा रहा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा, और यहाँ पे कोड किया जा रहा है आरएनए प्राइमेज एंजाइम के द्वारा, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हो रही है, दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड। और यहाँ पे जो होती है वो होती है, ये तो लीडिंग है, ये कैसा है, लैगिंग स्ट्रैंड। तो ऐसे में जब पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ता है, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जब यहाँ पे जुड़ेगा तो जुड़ने से ये श्रृंखला को क्या करेगा, दीर्घीकृत करता है। तो इस दौरान अगर मान लीजिए कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड, कैसे समझना, 5BU ये एग्जैक्ट किसकी तरह काम करता है, थायमीन के समान। तो ऐसे में अगर यहाँ पे थायामीन की कमी है तो ये क्या करेगा, 5BU जो है वो एडिनिन के साथ में क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, दैट इज 5BU,
हो गई गलती। पॉलीमरेज के लिए तो ये बिल्कुल थायामीन के समान था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में ये इसको थायामीन समझकर क्या कर दिया, ऐड करके श्रृंखला में आगे बढ़ गया। उसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो 2 अमाइनो प्यूरिन्स, ये प्यूरिन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि 5 मेथिल एमीन, 5-MA, ये बिल्कुल एडेनिन के समान जो है व्यवहार करता है और किससे जुड़ता है, थायामीन से जुड़ जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो 5-मैक या MEU, ये बिल्कुल यूरेसिल के समान व्यवहार करता है और यूरेसिल के समान व्यवहार करके किससे जुड़ जाता है, एडेनिन से। उसी में अगर अपन MEC की बात करें तो ये बिल्कुल सिस्टोसिन की तरह व्यवहार करती है और किससे बॉन्ड बनाने में सक्षम होती है, ग्वानिन से। तो ये कुछ ऐसे बेस एनालॉग्स हैं जो कि डीएमिनेशन के द्वारा या पर्टिकुलर किसी एल्कलिक सब्सटेंस के द्वारा यहाँ पे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और ये बेस एनालॉग्स जो है वो रेप्लिकेशन के दौरान समस्या उत्पन्न करते हैं। क्लियर है, हो गया ये सारी चीज़। तो यहाँ पे एक आ गया 5BU। अब समस्या, पॉलीमरेज एंजाइम इसको नहीं पहचान पा रहा और पॉलीमरेज एंजाइम ने पहचान लिया तो नहीं जोड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल सेम टू सेम है, हू बहू आइसोमर। तो ऐसे में ये इसकी जगह पे क्या हो गया, जुड़ गया और पॉलीमरेज श्रृंखला आगे की तरफ बढ़ गई, दैट इज DNA पॉलीमरेज। अब अगर ये गलती से गया, इसका कारण समझिए यहाँ पे विद डायग्राम, यहाँ पे कारण समझिए। यहाँ पे एक्चुअली में होना क्या चाहिए था, एडेनिन और थायामीन, ठीक है, लेकिन थायामीन की जगह पे कौन जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया 5BU। क्लियर है। ऐसे में जब ये पुरानी रज्जू, ओल्ड रज्जू वापस रेप्लिकेशन करेगा तो एडेनिन की जगह किसको जोड़ेगा, थायामीन को। परंतु BU जो है वो जब रेप्लिकेशन करेगा तो वो किसको जोड़ेगा, BU या तो जोड़ेगा किसको, एडेनिन को। तो ये एक तरीके से संकरित है और ये एडेनिन पुनः किसको जोड़ेगा, थायामीन को, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर ये BU की बंधता किससे हो गई, G से, क्योंकि ये एडेनिन और G दोनों से जुड़ सकता है, क्योंकि एडेनिन भी क्या है, प्यूरिन, और G भी क्या है, प्यूरिन। तो ऐसे में BU जो है वो दोहरी क्या बोलते हैं, डाइमर्स दिखाता है, दोहरी बंधुता दिखाता है और ये किससे जुड़ गया, G से। किससे जुड़ गया, ये G से। और G से जुड़ते ही BU क्या करेगा, BU तो वापस अट जाएगा और BU किससे बंधता कर लेगा, या तो A से या G से। लेकिन G किससे बंधता करेगी, G बंधता करेगी C से। और ऐसे में यहाँ पे डायग्रामेटिकली क्लियर हो रहा है कि जहाँ पैतृक में AT था वो क्या हुआ, ABU, और ABU से ये कन्वर्ट हो गया किसमें, GC में। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। जहाँ कोडोन होना चाहिए था AT, वहाँ पे संतति में कोडोन गया कौन सा, GC। और ये एक तरीके से उत्परिवर्तन है या DNA डैमेज है। तो यहाँ पे इस BU को सेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये यहाँ सेंस नहीं हुआ तो आगे रेप्लिकेशन में पॉलीमरेज द्वारा शिफ्टिंग हो जाएगी किसकी, GC बॉन्ड की। क्लियर है। तो यहाँ कौन करेगा, तो ऐसे में जो ही रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे DNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो कि एक्सो एंड एंडो न्यूक्लियोटाइड रिएक्शंस करता है वो यहाँ आता है। आने के बाद सबसे पहले तो वो किसको ब्रेक करता है, RNA प्राइमर सीक्वेंस को। क्लियर है। और जो बीच का गैप है उसको भरता है नए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। ये जोड़ नहीं सकता इनको आपस में, केवल एंडो न्यूक्लियोटाइड रिएक्शन कर सकता है और नए एंजाइम्स को या पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। क्लियर। लेकिन बीच के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं जोड़ सकता, केवल थर्ड है जो इनको सतत बना देता है। ठीक है। उसी प्रकार DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है पूरे DNA को चेक करते हुए, इस चीज़ को बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, चेक करते हुए जहाँ पे भी इसको क्लीवेज दिखेगा, कहीं पे भी यहाँ पे डैमेज बेस एनालॉग दिखेगा, ये तुरंत वहाँ पे निक फॉर्मेशन करेगा और उसको क्या कर देगा, वहाँ से डिलीट कर देगा।
और डिलीट करने के बाद में नया बेस कौन सा, थायमिन, थायमिन को उसकी जगह पर रिप्लेस करेगा और यहाँ पे एंजाइम आएगा लाइगेज। ये लाइगेज एंजाइम इन सभी इनके 3' हिस्से पे मुक्त OH ग्रुप के साथ में क्या करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से डीएनए वापस क्या हो जाएगा, दुरुस्त, और ये एडेनिन किससे जुड़ जाएगा, थायमिन से। तो दैट इज द प्रूफ रीडिंग। तो ये जो संभावना है ये लगभग 10,000 से 50,000 न्यूक्लियोटाइड्स में एक गलती, एक एरर की संभावना होती है, जिसकी प्रूफ रीडिंग करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और उसी पे डिपेंडेंट है ये सारी की सारी चीज़ें। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट तो हम नॉर्मली ले सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से खुद कोशिका अपने जब एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन करती है, गुणन करती है, तो वहाँ पे प्रूफ रीडिंग भी करती है, ताकि इतनी मतलब इम्पॉर्टेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है उनमें कोई चूक न हो जाए, और वो यहाँ पे इसको कंप्लीट करती है बाय डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्लियर है? एक छोटा सा रिजोल्यूशन है, ये सारा समझने के लिए था। केवल यहाँ पे समझने का चक्कर ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या हो कि अगर कोई गलती से गलत बेस एनालॉग ऐड हो जाए तो वो बेस एनालॉग को पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा पहली बात तो छांट दिया जाता है, लेकिन अगर पॉलीमरेज थर्ड उसको सेम सब्सटीट्यूट मान के अगर सेम आइसोमर मान के अगर जोड़ देता है, तो डीएनए पॉलीमरेज ए सेंस करके उसको वहाँ से क्या करता है, रिमूव करके डीएनए को क्या बना देता है, वापस सही। दैट इज द फर्स्ट रिपेयर मैकेनिज्म बाय पॉलीमरेज एंजाइम्स। अब जो हम बात करें वो बात करते हैं किसकी, पोस्ट रेप्लिकेशंस की। ये तो रेप्लिकेशन के दौरान होने वाली त्रुटियों का सही करना है, ठीक है। तो सेकंड में जो हम सिस्टम शुरू कर रहे हैं उसके अंदर हम पहला शुरू कर लेते हैं डायरेक्ट। तो सेकंड पॉइंट हमारा आता है डायरेक्ट और रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एंजाइमेटिक अप्रोच नहीं है कि बहुत लंबा कैस्केड ऑन होगा या कोई मैकेनिज्म ऑन होगी। सिंपल में क्या होता है कि कुछ ऐसे बेस एनालॉग्स या डाइमर्स जो कि बन जाते हैं, वो अलग से डीएनए में एक लीजन का मतलब हो गया, लीजन को वैसे तो हम कह सकते हैं उभार के रूप में, ठीक है। जैसे त्वचा में या किसी चीज़ में लीजन का मतलब है सूजन या उभार के रूप में। तो जब डीएनए में क्या हो रहा है, ये एक सिंपल मैकेनिज्म में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहाँ पे एक सिंपल मैकेनिज्म है ग्वेनिन, सिस्टोसिन, सिस्टोसिन ग्वेनिन, थायमिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन एंड सिस्टोसिन ग्वेनिन, ग्वेनिन, सिस्टोसिन, एडेनिन, थायमिन। एक सिंपल पैटर्न है जिस पे डीएनए जो है लगभग 260 nm की अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, अवशोषित करने की क्षमता रखता है। हालांकि डीएनए इतना आसान नहीं है कि इस पे रेडिएशन पहुंच जाए। कैसे? फर्स्ट पूरा का पूरा जो कवच है वो किसका है, ऑर्गन का, ऑर्गन्स के अंदर, ऑर्गन के अंदर फिर कवच किसका है, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के अंदर क्या है, सेल, और सेल की कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी अगर अपन बात करें तो अंदर की तरफ लगभग 200 to 250 एंगस्ट्रॉम का इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है, ठीक है। इतनी आसान नहीं है। और उस इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर के अंदर बाहर की तरफ अबाउट देन 60% है हेटेरो क्रोमेटिन, ठीक है। ठीक है। और उसके डीप इनसाइड जो है वो होता है कौन सा, यूक्रोमेटिन। और उस यूक्रोमेटिन के अंदर भी डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन से आबद्ध है, पैक संरचना है। तो
तो सीधी सी बात है, सनलाइट जो है इतनी चीज़ों लेयर्स को पेनिट्रेट करके अगर अपन डीएनए तक पहुंच पा रही है तो ये इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, बहुत रेयरली या बहुत ज़्यादा अगर इंटेंसिटी है उस लाइट की तो ही वो यहाँ तक पेनिट्रेट करके आ सकती है, वरना नहीं है। तो ज़्यादातर तो बचते हैं, लेकिन अब जिस तरीके का एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग है या जिस तरीके के क्या बोलते हैं फूड प्रोडक्ट्स या केमिकल जिस कॉस्मेटिक्स जो हम यूज में ले रहे हैं, उन्होंने इन सारी लेयर्स को क्या कर रखा है, वीक। और ओजोन लेयर की वीकनेस की वजह से यूवी लाइट्स की इंटेंसिटी भी अब क्या हो रही है, रेज हो रही है, तो वो एक तरीके से आयनिक एनर्जी की तरफ मूव कर रही है। तो ऐसे में 260 nm की जो लाइट है वो डीएनए तक पहुंचती है और डीएनए उसको एब्जॉर्व करता है, और यहाँ पे एक फोटोलाइटिक टाइप रिएक्शन में ये क्या बना देता है, थायमीन। थायमीन एक्चुअली में क्या है, पिरिमिडिन्स हैं, और ये दो पिरिमिडिन्स के बीच में क्या बना देता है, डाइमर बना देता है। एक तरीके से उनकी जो बेंजो रिंग्स हैं उनके बीच में क्या बना देता है, बॉन्डिंग कर देता है, और जिसके कारण इनकी एडेनिन से बॉन्डिंग तो छूट जाती है और थायमीन से बॉन्डिंग बन जाती है। अब ये बॉन्डिंग बनेगी तो सीधी सी बात है, डीएनए का जो कुंडलन की आकृति है वो विकृत हो जाएगी, जिसकी वजह से डीएनए की विकृत संरचना दो अलग नजर आएगी या उसका अलग ही व्यास बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि एडेनिन और थायमीन के बीच में जो कॉम्पैक्ट बॉन्ड था हाइड्रोजन का वो तो बन नहीं रहा, इसकी वजह से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो वो जगह अलग ही लीजन के रूप में दिखाई देती है। तो डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में क्या हो रहा है कि इस तरीके से अगर थायमीन डाइमर्स बन रहे हैं तो उनके लिए सीधा सीधा इफेक्टिव है एक फोटोलाइटिक एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं डीएनए फोटोलाइज। डीएनए फोटोलाइज एंजाइम, और इसकी अगर अपन बात करें तो ये प्रोकैरियोट्स में PHR जीन द्वारा कोड होता है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है प्रोकैरियोट्स में। डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम हमारा डीएनए में डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम है, यूकैरियोट्स में भी आइडेंटिफाई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, या एक सिंपल बैक्टीरियाज जो सेल्स है या डीएनएज हैं वहाँ तक ये डायरेक्ट क्या है, इफेक्टिव। हालांकि अगर अपन ध्यान दें तो रेडियोथेरेपी हम यूज में लेते हैं कैंसरस जीन्स के लिए भी, और वहाँ इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रोटियोलाइज, अब ये तो वो तो फिजिकल हो गया ट्रीटमेंट रेडियो, ठीक है, ये इनबिल्ट है कोशिका के अंदर, और ये फोटोलाइज एंजाइम जो है ये क्या करता है, सिंपल जो हमारा दृश्य लाइट है, विजिबल लाइट है ना, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, उसमें से लगभग 360 nm से 380 nm की लाइट को ऑब्जर्व करके क्या करता है, रिएक्ट करता है या एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होकर क्या कर देता है, ये इन थायमीन के बीच के जो बॉन्डिंग्स होते हैं उनको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करके वापस कोडिंग सही, जिसकी वजह से लीजन जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और डीएनए अपनी पुनः वापस कन्फर्मेशन स्टेट में लौट आता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एंजाइम नहीं है, केवल ये जो एंजाइम वो मतलब बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है, कोई कैस्केड नहीं है। जो डीएनए फोटोलाइज एंजाइम है ये एटीपी का अपघटन करके या ऊर्जा एटीपी से लेकर क्या करता है, यहाँ पे सीधे इसको रिपेयर कर देता है। जो इनके बीच में साइक्लोब्यूटेन एक तरीके से रिंग्स जो बनती है, या सिंपल वे में कहें तो इनके बीच के डाइमर्स के जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद वहाँ से क्या कर देता है, उनके एप्रोप्रिएट बॉन्डिंग्स को बना देता है। क्लियर? इसमें कोई लीजन, कोई नया न्यूक्लियोटाइड या क्लीवेज की जरूरत नहीं पड़ रही है। डीएनए इंटैक्ट अवस्था में रहता है और डीएनए को वापस वहाँ के वहाँ रिपेयर कर दिया जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। इसी प्रकार कुछ 6,4 फोटो प्रोडक्ट्स या फोटोलाइज एंजाइम भी हैं, और ये जो फोटो प्रोटीएज या फोटोलाइज एंजाइम है इन्हें बोलते हैं, कुछ इकोलाई में आइडेंटिफाई किए C4C6, ठीक है, C4C6, और इनको एक तरीके से
C46 फोटो लाइगेज एंजाइम्स के रूप में जाना जाता है, इकोलाइज में आइडेंटिफाई किए गए। एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, जो पिरिमिडिन्स हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, सिंपल 6 बॉन्ड जो है वो किससे करता है, ये प्यूरिन पिरिमिडिन से और पिरिमिडिन प्यूरिन से 6 कार्बन से। क्लियर है, एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 और सिस्टोसिन ग्वानिन के बीच में 3। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो 6 कार्बन है प्लस 4 कार्बन है 5 कार्बन है, तो ये जो कार्बन्स के बीच में क्या बना देता है, दूसरी जो साइक्लोब्यूटेन उनके बीच में क्या बना देता है, बॉन्डिंग्स कर देता है, जिसकी वजह से ये पिरिमिडिन प्यूरिन से रिएक्ट करने की जगह किससे कर जाती है, पिरिमिडिन से ही क्या कर जाती है रिएक्ट, जिसकी वजह से ये थाइमिन डाइमर्स, थाइमिन सिस्टोसिन डाइमर्स या सिस्टोसिन सिस्टोमिन डाइमर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, कॉज होते हैं। तो सिंपल मैकेनिज्म में डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम द्वारा ये एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, इस प्रकार के डाइमर्स या जो लीजन्स होते हैं डीएनए के, उनको क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करके उनको ठीक कर देता है। तीसरा यहां पे हम एक्सिसन रिपेयर सिस्टम को इंक्लूड करते हैं। एक्सिसन रिपेयर सिस्टम, एक्सिसन का मतलब होता है कि कुछ गलत अगर जुड़ा हुआ है तो उसको काट कर रिमूव कर दो, एक्सिसन कर दीजिए, और एक्सिसन के बाद में डीएनए को क्या करना, रिमूव करना। प्रूफ रीडिंग में देखिए, प्रूफ रीडिंग में हमने किया तो एक्सिसन है, लेकिन वो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान है। दूसरे में डायरेक्ट रिपेयर है, इसमें हमने कोई एक्सिसन नहीं किया, केवल जो बीच की बॉन्डिंग्स थी जो कि गलत हो गई थी, उन बॉन्डिंग्स को हमने क्या किया है, सही किया है। ठीक है, तीसरा मैकेनिज्म जो है वो रिपेयर मैकेनिज्म एक तरीके से जटिल है, इसमें पूरा कैस्केड चलेगा, इसमें एंजाइम्स का पूरा कॉम्प्लेक्स संकुल होगा, प्लस इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और मेनली हम कह सकते हैं कि दैट इज एंजाइमेटिक रिपेयर सिस्टम, एंजाइम बेस्ड है ये। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, इनके मैकेनिज्म्स के अकॉर्डिंग या डैमेज होने वाले डीएनए के पार्ट के अकॉर्डिंग। तो 2 भागों में अगर अपन बात करें तो इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है बेस एक्सिसन रिपेयर सिस्टम, हम इसको बोल सकते हैं BER। इसी में एक कैटेगरी और है, वो है न्यूक्लियोटाइड एक्सिसन रिपेयर सिस्टम। हम इसे कह सकते हैं NER। ठीक है, दोनों में सेम ही है, थोड़ा बस एंजाइम्स और थोड़े मैकेनिज्म का फर्क है इसमें। ठीक है, बेस एक्सिसन एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सिसन दोनों में केवल इतना सा कि किसी कारण से, जैसे हमने यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा कहा कि डीएनए में पोस्ट रेप्लिकेशन के बाद कोई एक बेस एनालॉग की वजह से या डी एनिमिनेशन की वजह से या किसी केमिकल म्यूटेजेंस की वजह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसको पहचान कर रिमूव करना सिंगल बेस को। तो सिंगल बेस को अगर रिमूव किया जा रहा है एंजाइमेटिक मेथड से, दैट इज BER, बेस एक्सिसन रिपेयर। लेकिन अगर अपन कहें यहाँ पे कि
डीएनए के अंदर एक से ज़्यादा बेसिस क्या बोलते हैं बेस एनालॉग की वजह से या डीएमिनेशन की वजह से क्या हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं या सब्सटीट्यूट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम इस मैकेनिज्म को यूज में लेते हैं जो डीएनए के एक रज्जु पे काम करेगी और एक रज्जु को रिमूव, उस भाग को रिमूव करके क्या कर देगी, नए डीएनए को जोड़ देगी। तो मैकेनिज्म फाइनली सेम है, लेकिन फ़र्क यहाँ है कि यहाँ पे एक और यहाँ पे एक से ज़्यादा। इसको मिटा देते हैं एक बार। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डीएनए रिपेयर सिस्टम। और डीएनए रिपेयर सिस्टम में थर्ड पॉइंट जो हमने पढ़ा एक्सिसन, उसका हम पढ़ रहे हैं बेस एक्सिसन रिपेयर सिस्टम, BER। ठीक है, BER को समझिए। BER के लिए हम कह सकते हैं कि यह सिस्टम तब अप्लाई होता है जब डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड के ऊपर क्या हो जाता है, लीजन, या एक बेस पेयर जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, या कह सकते हैं एक सब्स्टिट्यूट या म्यूटेंट बेस जो है वो क्या आ जाता है, लीजन के ऊपर इस पे एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर क्या हो जाता है, इनबिल्ट हो जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कुछ सब्सटेंस की, जैसे कि 5BU, हम बात कर सकते हैं 5MEU। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं हाइपोजैंथिन। ठीक है, एक है हाइड्रोक्सिल एमीन, जिसे HA। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, बस इतना ही है। और भी हैं एग्जाम्पल्स, जैसे कि एल्किलेटिंग एजेंट्स। इसके अलावा केमिकल म्यूटेजेंट्स में बेस एनालॉग्स जो थे, बेस एनालॉग्स में जैसे यहाँ पे आ रहे थे 2-मिथाइल अमीन। ठीक है, 2MA, इनको हम यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा 2-अमाइनोप्यूरिन या 2,6-अमाइनोप्यूरिन, ये हमारे कुछ बेस एनालॉग्स थे। तो इतने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं 5BU को। आप यूज में ये मतलब ध्यान रख लीजिए हाइपोजैंथिन को, जो कि ध्यान हो तो नाइट्रस एसिड के द्वारा ये हुआ था। उसके अलावा 2-मिथाइल एमीन को आप यूज में ले लीजिए। ये 3 एग्जाम्पल्स बहुत हैं। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल काफ़ी होंगे, सफिशिएंट है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कुछ चीज़ें इनके लिए। जैसे कि 5BU के लिए कहें तो ये एक तरीके से ट्रांजिशन को कंप्लीट करता है, ये ट्रांजिशन म्यूटेंट है। समझने के लिए लिख लीजिए, ये ट्रांजिशन, जो मैंने इस क्लास के प्रारंभ में आपको बता दिया था, ट्रांजिशन म्यूटेशन। ट्रांजिशन को एक बार वापस बता देता हूँ। ये किस पे कार्य कर रहा है, ये कार्य करता है यूरेसिल पे। और यूरेसिल बॉन्ड किससे बना सकता है, एडेनिन से। लेकिन यूरेसिल जल्दी से ऐड बनाता नहीं, क्योंकि यूरेसिल डीएनए में मिलता है। तो ये एक तरीके से थायामीन के समान कार्य करता है। तो ये इक्विवेलेंट किसके है, थायामीन के, 5BU।
तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन म्यूटेशन करता है। ट्रांजिशन का मतलब प्यूरिन का सब्सटीट्यूशन प्यूरिन से और प्रिमिडिन का सब्सटीट्यूशन प्रिमिडिन के साथ में, दैट इज ट्रांजिशन। अगर अपन हाइपोजेंथिन की बात कर रहे हैं तो हाइपोजेंथिन जो है ये मिसमैच म्यूटेशन कॉज करता है। और मिसमैच कैसे हुआ था? सेम यही, क्योंकि ये यूरेसिल थायमिन से, थायमिन किससे जुड़ेगा? एडेनिन से, लेकिन वहीं एडेनिन से जुड़ता है BU, जुड़ गया, अभी एग्जाम्पल से समझाया था, परंतु ये ग्वानिन से भी बंधुता दिखाता है। अतः यहाँ पे एडेनिन थायमिन जो है वो एडेनिन BU और BU से किस में? GC में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे AT की जगह CG जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? मिसमैच म्यूटेशन ही होगा। और वही चीज़ यहाँ पे हाइपोजेंथिन कॉज कर रहा है, क्योंकि हाइपोजेंथिन क्या करता है? जो एमिनो ग्रुप है, ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट समझने के लिए, ताकि बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको दिमाग में ढंग से बिठाइए। एमिनो को किस में बदल देता है? कीटो में, जिसकी वजह से, तो ध्यान दीजिए, एडेनिन और ग्वानिन दोनों ही क्या है? प्यूरिन, दोनों ही क्या है? प्यूरिन्स। और ऐसे में एडेनिन के ऊपर होता है एमिनो ग्रुप और ग्वानिन के ऊपर होता है कीटो ग्रुप। उधर आइए, यहाँ पे अगर अपन थायमिन की बात करते हैं तो थायमिन के ऊपर होता है कीटो ग्रुप और सिस्टोसिन के ऊपर होता है एमिनो ग्रुप, और ये दोनों है प्रिमिडिन। तो यहाँ इन दोनों में अगर अपन बात करें तो ये क्या करता है? एमिनो को कीटो में बदल देता है या इनॉल में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से एमिनो ग्रुप रिप्लेस बाय कीटो, और ये भी हो गया कीटो। तो एक तरीके से इनकी बॉन्डिंग्स क्या हो गई? बदल गई। अगर यहाँ पे ये सही है और ये कीटो बदल गया तो ये इससे बॉन्ड बनाने की जगह किससे बॉन्ड बना लेगा? सिस्टोसिन से। हो गई गड़बड़ सारी, ठीक है, दैट इज सब्सटीट्यूशन। वहीं ग्वानिन किससे बॉन्ड बनाता है? ऐसे क्या बोलते हैं? सिस्टोसिन से। तो सिस्टोसिन से बॉन्ड बनाने की जगह किससे बॉन्ड बना लेगा? थायमिन से। तो ये हो गया मिसमैच म्यूटेशन। वहीं अगर अपन मिथाइल अमीन की बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके से DNA रेप्लिकेशन को क्या कर देता है? को स्टेल कर देता है। स्टेल का मतलब रोक देता है, श्रृंखला को रोक देता है। या फिर किसको रोक देता है? DNA पॉलीमरेज थर्ड को क्या कर देता है? बाधित कर देता है, जिसकी वजह से पॉलीमरेज या तो श्रृंखला को रीड नहीं कर पाता या फिर वहाँ से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो ये सारे के सारे कारण, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, केवल पहली लाइन है हमारी ये कि बेस एक्सेशन के अंदर जब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होता है किसी बेस एनालॉग्स का, और वो सब्सटीट्यूशन किसकी वजह से होता है? ये कुछ एग्जांपल्स है 5BU, हाइपोजेंथिन एंड 2-मिथाइल एमीन आदि द्वारा क्या होता है? चेंजेज। कैसे कैसे चेंजेज होते हैं? जैसे 5BU ट्रांजिशन म्यूटेशंस कॉज कर देते हैं, हाइपोजेंथिन हो गए या एक्रिडिन डाइज हो गए, वो मिसमैच म्यूटेशन कॉज करते हैं। वहीं अगर अपन मिथाइल एमीन्स की बात करते हैं तो DNA रेप्लिकेशन को क्या कर देते हैं? स्टेल कर देते हैं। स्टेल और स्टॉप में थोड़ा सा अंतर है। स्टॉप का मतलब तो वह मैकेनिज्म को बिगाड़ दिया, पॉलीमरेज एंजाइम को तोड़ ताड़ के भगा दिया, उसके बाद वो दोबारा जुड़ नहीं सकता। और स्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ में आगे जाके रुक जाना। जैसे सुई में धागा, अगर हम धागे को तोड़ देते हैं तो वहाँ सुई में से धागा पूरी तरीके से आउट हो जाएगा और जो मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगी? स्टॉप। लेकिन स्टैम्प का मतलब है स्टेल में अगर हम सुई में धागे में गांठ लगा दें तो सुई आगे जा नहीं सकती, ठीक है। तो वहाँ पे एक तरीके से मैकेनिज्म रुक गई है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि आप या तो उसमें से उस गांठ को सॉल्व नहीं कर लेते। अगर धागे में से गांठ को रिमूव कर दोगे तो वो मैकेनिज्म आगे भी वापस बढ़ जाएगा, दैट इज स्टेल कंडीशन, ठीक है। तो ये DNA रेप्लिकेशन को क्या कर देता है? स्टेल। और आगे इसमें अगर अपन देखें तो बेस एक्सीशन में हम कह सकते हैं कि ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसमें सीधे ही हम एक उसमें आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म में, ताकि हमको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे एक
बाकियों को हमने नहीं लिखा ताकि विजुअली इफेक्ट ना पड़े। हम डीएनए के अंदर केवल उस जगह को दिखा रहे हैं आपको जो आइडेंटिफाई हो जाए, जहां पे दोनों में से अगर आप देखें तो ग्वेनिन और यूरेसिल जो है वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक चीज अब ये हमें नहीं पता कि कौन सा सही है, यूरेसिल सही है कि ग्वेनिन सही है, लेकिन ये हमें पता है कि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। इसका मतलब ग्वेनिन अपनी जगह पे सही है। यहाँ पे सिस्टोसिन की जगह पे एक बेस एनालॉग सब्सटीट्यूट हो चुका है जो कि B5U या MCU की वजह से आया है, MEU की वजह से, और यूरेसिल जो है वो सिस्टोसिन की तरह व्यवहार करते हुए ग्वेनिन से जुड़ चुका है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डैमेज कंडीशन है डीएनए के अंदर। तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल ऑफ डैमेज डीएनए, और ये डीएनए जो है वो रेप्लिकेबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपन बेस एक्सिशन की बात करें तो जब इस तरीके की कोई चीज आइडेंटिफाई की जाती है तभी कोई मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं। तो बेस एक्सिशन की अगर अपन बात करें तो ये लगभग 6 एंजाइम्स का एक संकुल है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। ये कुछ नाम याद रखिए, जैसे डायरेक्ट रिपेयर में हमने डीएनए फोटोलाइज का नाम लिया, यहाँ पे डीएनए ग्लाइकोलाइज। ये कुछ 6 प्रोटीन्स या 6 एंजाइम्स का एक कैस्केड है, एक संकुल है जो एक साथ पहचान कर इस पे एंडोन्यूक्लियोलाइट रिएक्शन करके इसको क्या कर देता है, विदलित करके दुरुस्त करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोलाइज है वो सबसे पहले क्या करता है, इसको आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करके इसको पहचानेगा, और पहचानने के बाद में जो स्टेप्स हमको लिखने हैं, ज़्यादा नहीं, 3-4 स्टेप, जिसमें हम लिख सकते हैं कि रिकॉग्नाइज, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बेस रिकॉग्नाइज बाय डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। ठीक है, बाय ग्लाइकोसाइलेज पहचान लिया, और इस जगह को नाम दिया गया AP साइट। AP क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इस जगह पे जो ही ये इसको पहचानेगा ये इसका एंडोन्यूक्लियोलाइट क्लीवेज करेगा, और क्लीवेज करने के दौरान यहां पे क्या हो जाएगा, क्लीवेज करने के दौरान यहाँ पे क्या बनाएगा, निक फॉर्मेशन, और इसका जो एंडोन्यूक्लिएज है वो इसमें से जो यूरेसिल जुड़ा हुआ था गलत, उसको क्या कर देगा, रिमूव, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, निक। या एक्चुअली में निक, दो चीज़ों का फर्क समझिए, डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को तोड़ना, दैट इज निक। कितने निक हो गए यहाँ पे, 2। एक निक की वजह से एक ही कट लगेगा। अगर हमें किसी चीज़ को रिमूव करना है तो हमें उसमें क्या लगाने पड़ेंगे, 2 निक बनाने पड़ेंगे। निक बनाने के बाद अगर उसमें से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं, दैट इज गैप। तो यहाँ पे बन गया है अब एक न्यूक्लियोटाइड गैप। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड गैप, ये हो गया G, और ये बाकी के न्यूक्लियोटाइड्स इसकी जगह पे हैं। क्लियर है, ये हो गया। अब अगर एक्चुअली में बोले तो यहां की जगह, इस जगह को हम बोलेंगे AP साइट। दैट इज AP साइट। AP साइट क्यों बोला, AP का मतलब हो गया, तो यहां स्टेप्स में लिख देते हैं। फर्स्ट, ग्लाइकोसाइलेज रिकॉग्नाइज the substitute base, कौन सा है, यूरेसिल। सेकेंड,
निक फॉर्मेशन बाय एंडो न्यूक्लिएज। निक फॉर्मेशन बाय एंडो न्यूक्लिएज क्या कर रहा है, कट लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद में बाई हेलिकेज एक्टिविटी। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के रज्जुओं को खोलने का काम करता है, हेलिकल स्ट्रक्चर को। तो हेलिकेज एक्टिविटी का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बाय हेलिकेज एक्टिविटी रिमूवल द यूरिडिन न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि तीनों चीजों का मतलब समझना, फर्स्ट एंडो न्यूक्लियोलाइट एंजाइम का मतलब होता है कट लगाना, रिमूव करना नहीं होता। हेलिकेज एंजाइम उसको क्या करता है, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा। तो समझिए जब यहाँ पे ये कट गया और ये कट गया, दोनों तरफ से कट चुके हैं इसके बैकबोन, और नीचे से हेलिकेज एंजाइम ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, तो अब ये चिपकेगा किससे, देन रिमूव। तो ऐसे में हेलिकेज एक्टिविटी क्या कर देती है, यूरेसिल को वहां से रिमूव। तो रिमूवल ऑफ यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल मतलब यहां से गायब। अब क्या होता है, द गैप फॉर्म्स एंड नोन एज, और इसे बोलते हैं एपी साइट। यहां पे एपी का मतलब समझना, दैट इज ए प्यूरिन और ए प्रिमिडिन साइट, अर्थात गैप जिसमें या तो प्यूरिन का ह्रास हुआ है या किसका ह्रास हुआ है, प्रिमिडिन का। जो भी बेस एनालॉग आया है, यहाँ पे यूरेसिल आया है, इसका मतलब क्या है, एक तरीके से प्रिमिडिन। तो यहाँ पे एपी का मतलब हो गया ए प्रिमिडिन साइट। क्लियर है, ए प्रिमिडिन साइट, ए प्रिमिडिन साइट बन चुकी है। अब ए प्रिमिडिन साइट पे कौन आएगा, यहां पे आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम ऑन एपी साइट। तो यहां पे इस जगह को अब कौन आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और ये अपने साथ में क्या लाएगा, एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड्स। और यहां पे किसकी जरूरत है, सिस्टोसिन न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, पहचान लिया। पहचानने के बाद में क्या करेगा, ये इसने इस गैप में किसको लाके जोड़ दिया, सिस्टोसिन को, और ये इसके बीच में बॉन्डिंग हो गई है किससे, ग्वेनिन से। बाकी तो यहां पे कंटिन्यूटी में थे। ये हो गया। अब एपी साइट पे किसकी एंट्री होगी, क्योंकि निक अभी भी बने हुए हैं, तो एपी साइट पे किसकी एंट्री हो रही है, यहां पे किसकी यहां पे एंट्री हो रही है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, और ये डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो इसके 3' हल्का सा देखिए, ये हो गया 5 से 3, तो इसका मतलब इसके 3' छोर के ऊपर क्या है, मुक्त OH ग्रुप, और इसके बीच में क्या बना देता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहां पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो एपी साइट पे आया था, क्या कर देगा, फील्ड द गैप विद किसके द्वारा, एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड, और यहां पे न्यूक्लियोटाइड किसकी जरूरत है, सिस्टोसिन की। फाइनली डीएनए लाइगेज एंजाइम, फाइनली डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या कर देंगे, लाइगेज एंजाइम seal the nick
बाई फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड एंड डीएनए फाइनली डीएनए इन द रिपेयर कंडीशन। तो ये आप कंफ्यूज ना हो, मैंने शॉर्ट में लिखा है, हिंदी में इतना शॉर्ट में नहीं लिखा जाता, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैंने कुछ स्टेप्स में बांटा है इसको। स्टेप फर्स्ट में जो डीएनए है उसके लीजन को आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करता है एक विशेष एंजाइम, जो कि 6 एंजाइम से मिलकर बनी संरचना है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। ये डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है ये उस लीजन को पहचानता है। सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर कोई अलग से बेस पेयर आ रहा है तो चाहे वो उसके जैसा हो, उसके जैसा दिखता हो, लेकिन उसके समान पूरी तरीके से व्यवहार नहीं करेगा और उसकी वजह से एक अलग ही विकृति यहाँ पे डेवलप होगी। तो डीएनए की संरचना में विकृति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इस चीज को पहचाना जाता है एक कैस्केड के द्वारा, पहचान लिया। अब ये वहां जाके 3 रिएक्शन करेगा। 3 रिएक्शन क्या करेगा, पहले तो वहां जाके उससे बाइंड होएगा, दूसरा उसके बीच के जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स है उनको तोड़ के निक बनाएगा, और फिर कौन सी एंजाइम करेगा रिएक्शन, यहाँ पे हेलिकेज, और उस हेलिकेज रिएक्शन की वजह से यूरेसिल को क्या कर देगा, रिमूव। ये तो किसने काम कर दिया, पूरी तरीके से ग्लाइकोसाइलेज ने। बात खत्म। अब जब यहाँ पे निक बन गया तो इसको हम बोलेंगे एपी साइट, ठीक है, एपी साइट। तो एपी साइट जो है उसके ऊपर आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इस गैप में इसके आवश्यकता के अनुसार जो सही न्यूक्लियोटाइड है उसको क्या करेगा, फिट करने के बाद यहाँ पे एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज। लाइगेज दोनों तरफ के जो किनारे हैं उनको क्या कर देगा, सील, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनाता है, ये 3' छोर के ऊपर मुक्त OH ग्रुप से कॉम्बिनेशन द्वारा बनाता है। ये हो गया। तो इस तरीके से डीएनए लाइगेज जो है डीएनए को क्या कर देता है, दुरुस्त। तो यहाँ पे एक बेस में कमी आई थी और उस बेस को ठीक कर दिया गया, इसीलिए इस पूरे मैकेनिज्म को बेस एक्सिशन रिपेयर सिस्टम कहा गया, जिसमें एक या एक से ज़्यादा अगर कोई बेस अलग अलग दूरी पे, एक साथ नहीं अलग अलग दूरी पे है, तो उस बेस को एक्सिट करके रिपेयर किया जाता है, दैट इज BER सिस्टम। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ये हमारा एक तरीके से BER सिस्टम है जिसके अंदर ये स्टेप्स हैं उसके मैकेनिज्म्स की। सेकंड इसी के अंदर हम पढ़ते हैं फिर NER, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन रिपेयर सिस्टम।